जय हिंद दोस्तों। आप सभी को एसके क्लासेस में स्वागत है। तो अगर आप लोग इसके पहले वाले सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो सब वीडियो देख लीजिए, और इस चैनल पे अगर नए हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को संपूर्ण जीके जीएस की तैयारी कराई जाएगी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हिंदी भी करा दिया जाएगा आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाला सभी वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको जा करके देख लीजिए अच्छा से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है। यानी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बता रहा है कि भारतीय संविधान के संशोधन के लिए संसद के किन सदन में विधेयक लाया जा सकता है। तो किस सदन में लाया जा सकता है, तो ये आपके लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन कौन भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्षता राज्य के रूप में वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्षता राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो कौन करता है, तो ये भारत की संविधान की प्रस्तावना। कौन, तो संविधान की प्रस्तावना। कौन करता है, तो संविधान की प्रस्तावना करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। किस देश से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। किस देश से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, यूके से। किससे लिया गया है, यूके। अगर आपको ऑप्शन में ब्रिटेन नहीं दिया होगा तो यूके दिया होगा। कौन दिया होगा, यूके। यानी कि ब्रिटेन, इंग्लैंड को ब्रिटेन कहते हैं, यूके भी कहा जाता है। यानी कि जो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है ये ब्रिटेन से लिया गया है। यानी कि जो ब्रिटेन, इंग्लैंड बोलिए, ब्रिटेन बोलिए, यूके बोलिए, तीनों में से कोई ऑप्शन में दिखे फटाक से उसको मार देना है और आगे बढ़ जाना है। तो आगे हम लोग भी बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना। जो दिल्ली है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना है वो किस संशोधन के तहत बना है। तो वो आपके 69वें संविधान संशोधन 1992 में बना है। कब, तो 1992 में बना है। यानी कि 69वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना है आपके 69वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के तहत। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो किसके तहत हटाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 317 के तहत हटाया जा सकता है। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 317 के तहत, अनुच्छेद 317 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण कला में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं। तो कुल कितने अधिवेशन, तो कुल 12 अधिवेशन। कितने, तो 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया। तो कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछते रहता है कि जो जन गण मन है यानी कि भारत के राष्ट्रीय गान है उसको किसने लिखा है। तो किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले जन गण मन कहाँ गाया गया था। तो वो कहाँ गया था, तो कोलकाता में गाया गया था। कोलकाता अधिवेशन के तहत हुआ था, वो उधर गाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करते हैं। जो कार्बन डेटिंग विधि है वो किसका आयु निर्धारण करता है या किसके निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है। तो ये जीवाश्मों की, किसके, तो जीवाश्मों के। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से, अत्यधिक मतलब ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। यानी कि विशेष रूप से मतलब खराब हो जाता है। तो यकृत धोखा मार देता है। क्या करता है, यकृत धोखा मार देता है शराब का ज़्यादा सेवन करने से। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, लीवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो ये तिली, तिली जिसको पलीहा भी बोलते हैं, तो यही करता है। कौन? तो तिली या पलीहा। अगला है, शरीर में रक्त की सफेद कोशिका यानी कि WBC व्हाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। शरीर को बीमारियों से बचाना किसका काम होता है? तो WBC का होता है। WBC का फुल फॉर्म, WBC का फुल फॉर्म अक्सर आप लोगों से पूछते रहता है, तो इसका हो जाएगा व्हाइट ब्लड और सेल, व्हाइट ब्लड सेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मछली के हृदय में कितना कोष्ठक? तो 2 कोष्ठक। मछली के हृदय में कितना कोष्ठक? तो 2 कोष्ठक। इसको पतला कर लेते हैं। कितना कोष्ठक? तो 2 कोष्ठक। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य कौन करता है? तो आपका ये वृक्क करता है। कौन करता है? तो किडनी करता है। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ को पृथक करने का कार्य कौन करता है? तो ये आपका किडनी करता है, यानी कि वृक्क करता है। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो का जो कार्य है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में उत्पादन करना होता है। क्या करना होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में उत्पादन करना ये डायनेमो का कार्य है। समझ गए आप लोग? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक और शेयर दबा के कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होता है? तो क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, जिसके कारण वार्षिक वलय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत है? वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो किसके अंतर्गत किया जाता है? तो जीरेटोलॉजी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो जीरेटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सबको पता है कि विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। इसी के अलावा आप बता दीजिए कि सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन सी यानी कि खट्टा जो होता है किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंवला में। सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन सी किस में मिलता है? आंवला में मिलता है। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये भी बता दीजिए कि विटामिन ए किस में मिलता है? सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन ए किस में मिलता है? तो गाजर में मिलता है। किस में मिलता है? गाजर में मिलता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये आपका ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र जो है वो ऑडियोमीटर या डेसीमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर या डेसीमीटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो ये जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। जीवाणु द्वारा, यानी कि लैक्टिक अम्ल के कारण जो दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल के कारण। अगर आपको ऑप्शन में जीवाणु नहीं मिले तो केवल ए भी मिलेगा ना आपको, लैक्टिक अम्ल, तो ये भी सही हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है, यानी कि जीवाणु द्वारा। जीवाणु किसी क्या करता है? यानी कि लैक्टिक अम्ल के कारण दूध खट्टा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्वेत प्रकाश के प्रक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो ये आपका बैगनी रंग है। कौन सा रंग है? तो बैगनी रंग है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला जो रंग है वो आपका बैगनी रंग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक जो होता है आपका क्या होता है? तो ये
फ्रियोन होता है। क्या होता है? फ्रियोन होता है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो ये फ्रिजियोन होता है, फ्रियोन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यानी कि प्राकृतिक में, जो प्राकृतिक मतलब कि जो खुले जो वातावरण है उसमें प्रचुर मात्रा में कौन सा कार्बनिक यौगिक पाया जाता है? तो सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो सेल्यूलोज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? दूध से दही, सबसे पहली का बात बताइए कि दूध से दही जमना कौन सा प्रक्रिया होता है? तो ये कौन सा प्रक्रिया है? तो ये रासायनिक प्रक्रिया है। दूध का दही में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन है। और दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो लैक्टोबैसिलस होता है। कौन होता है? तो लैक्टोबैसिलस होता है। यानी कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो दूध से दही बनने में क्या करता है? सहायक करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है कि किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो ये ब्रिक यानी कि किडनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किडनी हो जाएगा। ब्रिक के कार्य न करने पर क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो ये होता है आपका प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम। प्रमस्तिष्क इसको सेरिब्रम भी बोलते हैं। यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो आपका प्रमस्तिष्क बोलिए या सेरिब्रम बोलिए, या दोनों याद रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि प्रमस्तिष्क को ही सेरिब्रम बोलते हैं। तो आपको ऑप्शन में प्रमस्तिष्क दे देगा या दोनों में से कोई एक दे देगा, या प्रमस्तिष्क दे देगा या सेरिब्रम दे देगा। तो आपको दोनों याद रहेगा तो सही रहेगा, दोनों में से कोई देगा तो आप उसको टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइकिल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइकिल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का। किसका है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण का है। रेखीय संवेग के संरक्षण का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो आपका कौन सा वैज्ञानिक हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना। कौन? हरगोविंद खुराना हो जाएगा। और ये कब किया था? तो 1972 ईस्वी में किया था। कब किया था? तो हरगोविंद खुराना ने 1972 ईस्वी में प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो ये क्लोरोरेला का किया जाता है। क्लोरोरेला यह एक हरा शैवाल है। यह क्या है? तो यह एक हरा शैवाल है। क्लोरोरेला जो है एक हरा शैवाल है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाता है? तो द्रव्य की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मा कहा जाता है। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर इसको लाइक कीजिए, फिर उसके बाद इसको शेयर कीजिए, उसके बाद इसको अच्छा से देखिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्टार लगा लीजिए इस पे। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण से मिलता है। किससे मिलता है? तो ये दोस्तों ध्रुवण से मिलता है। किससे मिलता है? तो ये ध्रुवण से मिलता है। किससे मिलता है? तो ये ध्रुवण से मिलता है आपका। यानी कि प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी अगला क्वेश्चन बोल रहा है ये
एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो ये वलय केंद्र वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो हीरा कार्बन होता है। क्या होता है? तो हीरा कार्बन होता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कठोर पदार्थ होता है, तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा जो हीरा चमकता है वो किसके कारण चमकता है? तो वो अपवर्तनांक के कारण चमकता है, यानी कि प्रकाश के टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण चमकता है। तो जगह जो खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो कार्बन होता है, जो कि सबसे कठोर पदार्थ होता है अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्रहों के गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? जो ग्रहों के गति है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो उसका प्रतिपादन जो किया था कैप्लर ने किया था। कौन किया था? तो कैप्लर ने। यानी कि ग्रहों के गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो योहानेस कैप्लर ने किया था। इसने कितना नियम दिया था? तो इसने 3 नियम दिया था। एक था कहाँ का? तो ये जर्मनी का था। कहाँ का था? तो जर्मनी का था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे आधारित है? या ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक ये वाला, यानी कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे आधारित है? तो ये नाभिकीय संलयन पे आधारित है। एक आपसे पूछ देगा कि ये तो हाइड्रोजन हो गया ना, एक बोल देगा परमाणु बम। परमाणु बम किस पे है? तो नाभिकीय संलयन पे है। और जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पे है। किस पे है? तो नाभिकीय विखंडन पे है। किस पे है? तो विखंडन पे है। विखंडन पे है। नाभिकीय विखंडन पे कौन है? तो परमाणु बम है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे है। अगला है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। लगे हाथ बता दीजिए, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। इसी हाथों बता दीजिए आप लोग, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था। यहाँ से आपको 3 प्रश्न मिल गया। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कौन सा पदार्थ है जो पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो ये आपका पानी है। जो पानी है वो आपको तीनों अवस्था में पाया जाता है। पानी तीनों अवस्था में आपको पृथ्वी पर मिलता है, तीनों अवस्था में। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो प्रत्यावर्ती धारा जो है उसका माप तप्त तार एमीटर से किया जाता है। तप्त तार एमीटर से किया जाता है, यानी कि हॉट वायर एमीटर द्वारा किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा की माप। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जो 18 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है वो किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपको सीवी रमन द्वारा प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में, यानी कि थीम वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान दिवस से 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये आपको घेंघा हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा घेंघा को और किस नाम से जानते हैं? तो गलकंड के नाम से जानते हैं। घेंघा को और गलकंड के नाम से जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का कार्य क्या है? जो विद्युत मोटर है, तो विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत मोटर का कार्य आपका हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत मोटर का कार्य होता है।
पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है वो 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। घन सेंटीमीटर बोलिए या सेंटीमीटर का क्यूब बोल दीजिए, यानी कि 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है पृथ्वी का औसत घनत्व। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? रेड लेड का रासायनिक सूत्र है आपका Pb3O4। Pb3O4 जो है वो लाल सिंदूर में मिलता है, रक्त यानी कि रक्त सिंदूर, जिसको लाल सिंदूर या रक्त सिंदूर बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका Pb3O4। Pb3O4 जो होता है लेड मतलब लाल, रेड मतलब लाल, रेड मतलब सिंदूर। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या जाएगा? तो Pb3O4 यानी कि लाल सिंदूर या रक्त सिंदूर। अगला बोल रहा है क्वेश्चन कि मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये बड़ी आंत कोलन में, बड़ी आंत के कहाँ होता है? बड़ी आंत के कोलन में होता है, जो कि बैक्टीरिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि मेनिनजाइटिस जो है तानिका शोध नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क की झिल्ली। कौन होता है? तो रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क की झिल्ली प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पढ़िए तब तक आप लोग इसको। हाँ, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण है। तो प्रमुख कारण कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा हिपेरिन की उपस्थिति। और रक्त का थक्का ना जमना किस विटामिन का कारण होता है? तो विटामिन के। जो विटामिन के है वो रक्त को थक्का जमाने का कार्य करता है। कौन? अगर किसी व्यक्ति को कहीं कट जाता है और रक्त का थक्का नहीं जमता है तो उसमें विटामिन के का कमी है। अगला क्वेश्चन है चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? बताइए, आप लोग चाय बनाते होंगे। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? किस द्वारा गर्म होता है? तो ये कन्वेंशन या समोहन विधि द्वारा होता है। कन्वेंशन या समोहन विधि द्वारा होता है। कृष्णा छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। कृष्णा छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किसने किया था? तो ये एस चंद्रशेखर ने किया था। कौन किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। तो अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है अपेक्षिक आर्द्रता। ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए कि अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। सीधे क्वेश्चन पूछ देगा अपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है या नापी जाती है या मापी जाती है, दोनों बात बराबर है। तो ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है। ये भी बात याद रखना है, एक बात नहीं, इसमें तीनों बात याद रखना पड़ता है कि जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक यानी कि रियल यानी कि ओरिजिनल बनता है और वो उल्टा बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? न्यूटन प्रति किलोग्राम जो है वो त्वरण का मात्रक है। किसका मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक है। यानी कि न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये हो जाएगा आपका त्वरण का। किसका? त्वरण का।
अगला क्वेश्चन है कि कैलोमेल क्या होता है। कैलोमेल क्या होता है? तो जो कैलोमेल होता है, कैलोमेल क्या होता है? तो ये होता है आपका मर्क्यूरस क्लोराइड या मरकरी क्लोराइड, यानी कि Hg2Cl2। कौन सा होता है? Hg2Cl2, यानी कि मर्यूकस क्लोराइड या मरकरी। मरकरी को आई भी बोलते हैं क्लोराइड, यानी कि Hg2Cl2 होता है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सिंदूर का रासायनिक नाम है। तो सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो ये मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS होता है। क्या होता है? तो HgS होता है, यानी कि मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है सिंदूर का रासायनिक नाम या रासायनिक नाम पूछ देगा तो मर्क्यूरिक सल्फाइड हो जाएगा, और रासायनिक सूत्र पूछ देगा तो आपका HgS हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अग्न्याशय रस यानी कि इसको और बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट देख लेते हैं। तो पैंक्रियाटिक जूस, अग्न्याशय रस को बोलते हैं पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो ये कौन सा एंजाइम पाया जाता है इसमें? तो ये पाया जाता है ट्रिप्सिन, यानी कि अग्न्याशय में 6 प्रकार का एंजाइम होता है। अग्न्याशय में कितने प्रकार का एंजाइम होता है? ये क्वेश्चन याद रखने योग्य है। जो अग्न्याशय है, तो अग्न्याशय में 6 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। कितने प्रकार का? तो 6 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। कहाँ पे? तो अग्न्याशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। कौन होता है? तो ये होता है आपका पेप्सिन एंजाइम। कौन होता है? तो पेप्सिन एंजाइम, यानी कि आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, तो पेप्सिन एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है कि एस्ट्रो क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। जो एस्ट्रो है ना, एस्ट्रो डी, तो एस्ट्रो डी ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। क्या है? तो एक प्रकार का उपग्रह है। एस्ट्रो डी एक प्रकार का उपग्रह है। कौन उपग्रह? तो जापानी एक्सरे उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि एस्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? तो ब्लड प्रेशर। क्या मापा जाता है? तो ब्लड प्रेशर, यानी कि रक्त दाब मापा जाता है। एस्फिग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? तो ये ब्लड प्रेशर, यानी कि रक्त दाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो किसकी खोज किया था इसने? तो रक्त समूह का खोज किया था, यानी ब्लड ग्रुप। कौन किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है समुद्र का जल नीला क्यों? जो समुद्र है, तो समुद्र का जो जल होता है, यानी समुद्र में जो पानी होता है, वो नीला क्यों दिखाई देता है? तो नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके द्वारा? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, यानी कि जल के कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र में जल नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये बोल रहा है कि प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का प्रमुख है। किसका है? तो नाइट्रोजन गैस का है। प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का क्या है? प्रमुख यौगिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उसके सामान्य वातावरण में किया जाता है इथोलॉजी में, यानी कि इथोलॉजी में जानवरों का व्यवहार उसके अध्ययन उसके सामान्य वातावरण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले विश्व की प्रथम महिला विज्ञानी के क्षेत्र में
की थी वह कौन थी? तो वो थी आपके मैडम क्यूरी सन 1930 में, और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और विश्व की प्रथम महिला थी कौन? मैडम क्यूरी, जो कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन था? तो ये 2A था। कौन था? इनसैट 2A था। कौन था? तो इसका पूरा नाम था इनसैट 2A। इनसैट 2A जो था वो भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह था। कौन? तो इनसैट 2A। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सबको पता होगा, सुबह सुबह जा करके सनलाइट लेते हो तो सनलाइट में आपका विटामिन डी मिलता है। सनलाइट में कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हाउली नामक प्रचुछल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? तो 76 वर्ष बाद। जो हाउली नामक पुछल तारा है वो 76 साल बाद दिखाई देता है। यानी कि हाउली धूमकेतु 1986 में देखा गया था। अब पुनः इसे 2062 में देखा जाएगा या दिखाई देगा। खगोलकर्ता एडम हॉली ने बताया है इसको। कौन बताया है? तो एडमंड हॉली ने बताया है। अगला क्वेश्चन है कि किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती है? तो ये प्रस्रव्य तरंग के कारण। किसके तरंग? प्रस्रव्य तरंग के कारण। और प्रस्रव्य तरंग का जो आवृत्ति प्रकाश होता है वो कितना होता है? तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। और आदमी के सुनने योग्य जो है उसका आवृत्ति प्रकाश कितना है? तो जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में अगर आवृत्ति प्रकाश रहता है तो मनुष्य उसको आसानी से सुन सकता है। या उससे कम रहे या उससे अधिक रहे, यानी कि 20 से कम रहे तब भी मनुष्य नहीं सुन पाएगा, और 20,000 से अधिक रहे तब भी मनुष्य नहीं सुन पाएगा। 20,000 से अधिक रहेगा तो कौन सुनेगा? तो चमगादड़ सुनेगा। कौन सुनेगा? तो चमगादड़ सुनेगा। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो ये वृक्क यानी किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। किसके कारण शुद्ध होता है? तो किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है और बर्फ में घर्षण अधिक होता है, जिसके कारण बर्फ पे चलना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? बताइए इसका आंसर। लोलक घड़ियां गर्मियों के दिन में सुस्त इसलिए हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। आया समझ में? यानी कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है। अगर लोलक की लंबाई बढ़ेगा तो ये श्योर है कि आवर्तकाल भी बढ़ेगा, और जब आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी की जो जिससे घड़ी क्या हो जाती है? सुस्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है ऊंचे स्थान पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्यों उबलता है? तो क्योंकि वहाँ का वायुमंडलीय दाब कम होता है। क्योंकि वहाँ का वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर पानी उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ये मैनोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? मैनोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो मैनोमीटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है। जो ध्रुव तारा है वो आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है, जबकि अन्य तारे नहीं। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। क्योंकि जिस दिशा में यानी कि जिस डायरेक्शन में पृथ्वी घूर्णन करती है उसी डायरेक्शन में वो भी है, इसीलिए वो एक ही स्थान पे दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
कि भ्रम चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्र की रक्षा कैसे की जाती है। तो लौह कवर में रखा कर, लौह कवर में रख कर, किस कहाँ रख कर, तो लौह कवर में रख कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है। तो न्यूक्लियर संलयन यानी कि नाभिकीय संलयन किस कौन होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोफाइटस किन्हें कहा जाता है। तो हाइड्रोफाइटस जो फाइट है, हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं, तो ये कहते हैं जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहते हैं, जलीय पौधों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का जल में एक मिनट पानी थोड़ा पी लें। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है। जो तेल होता है ना, तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण बताइए। तो जो तेल होता है ना, तो तेल का पृष्ठ तनाव जल के अपेक्षा कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो जल के तल पे फैल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पेंसिलिन का लैड होता है, तो ग्रेफाइट का। पेंसिलिन का जो लैड यानी कि पेंसिल जो नोक होता है, नोकीला जिसे लिखते हैं हम लोग, वो किसका होता है, तो ग्रेफाइट का होता है। किसका होता है, तो ग्रेफाइट का होता है। अगला क्वेश्चन है कि दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु कितने प्रतिबिंब बनाती है। तो अनंत प्रतिबिंब बनाती है, उसको हम गिन भी नहीं सकते हैं, उतना प्रतिबिंब बना देगी। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तुओं के कितने प्रतिबिंब बनते हैं, तो बहुत सारा बनते हैं, अनंत बोलते हैं उसको। जिसको गिन नहीं सकते हैं उसको अनंत बोलते हैं। सबसे भारी धातु कौन सी होती है, तो ओसियम होती है। सबसे भारी धातु ओसियम होती है। सबसे भारी धातु पूछ देगा कौन सा होता है, तो ओस्मियम होता है, ओस्मियम होता है। कौन होता है, तो ओस्मियम होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसको माना जाता है, तो चांदी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण करके बनाया जाता है। तो क्रोमियम, लोहा और निकेल। क्रोमियम, लोहा और निकेल। राइट आंसर क्रोमियम, लोहा और निकेल। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। तो क्रोमियम, लोहा और निकेल का मिश्रण से बनता है आपका स्टेनलेस स्टील। अगला है कि वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा फाइकोलॉजी। का हो जाएगा फाइकोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो फाइकोलॉजी हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन होता है, तो फाइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है। तो ये लैक्टोबैसिलस है या कोकस लैक्टिक है। और ये दूध से दही बनना कौन प्रक्रिया है, तो सबको पता है कि रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है, तो न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम, अच्छा इसको ऐसे भी लिखते हैं, न्यूटन पर कूलम। विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो टोकोफेरल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, तो टोकोफेरल। अगला क्वेश्चन है कि ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त ग्रहण कर सकता है। तो ये ए का भी कर सकता है, बी का भी कर सकता है, ए बी दोनों का कर सकता है और ओ का भी कर सकता है। यानी कि जो ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति है वो चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले ब्लड को ग्रहण कर सकता है, ले सकता है। कौन कौन, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो ए का भी ब्लड ले सकता है, बी का भी ब्लड ले सकता है और दोनों का भी ले सकता है और साथ में ओ का भी ले सकता है। यानी कि ए बी रक्त समूह है वो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप को ले सकता है। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम बताइए। क्या होगा गेहूं का वैज्ञानिक नाम, तो ट्रिटिकम होगा। ट्रिटिकम एस्टिवम तथा ट्रिटिकम वल्गियर हो जाएगा आपका गेहूं का वैज्ञानिक नाम। ट्रिटिकम एस्टिवकम तथा ट्रिटिकम वल्गियर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अग्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो अग्जेनोमीटर से मापा जाता है पौधों की रेखीय वृद्धि। पौधों की रेखीय वृद्धि अग्जेनोमीटर से मापा जाता है। मनुष्य की, देखिए क्वेश्चन है क्या ना यहाँ पे, मनुष्य की श्रव्य होता है, यानी कि मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी होती है? तो माने कि मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में अगर आवाज़ रहेगा तो मनुष्य सुन पाएगा। और जहाँ जो 20 हर्ट्ज से कम हुआ तभी सुनाई नहीं देगा, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक हुआ तब भी सुनाई नहीं देगा। अगला क्वेश्चन है कि कैलोमेल का रासायनिक नाम बताइए। कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इसका कैलोमेल का रासायनिक नाम हो जाएगा आपका, लास्टिंग क्वेश्चन है, आज हम लोग इतना ही करेंगे। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, कैलोमेल का रासायनिक नाम क्या है? तो ये रासायनिक सूत्र पूछता है तो आपका रासायनिक सूत्र हो जाता है H2Cl2, Hg2Cl2। पर ये इसका नाम पूछ दिया है कि रासायनिक नाम बताइए। तो मर्क्यूरस क्लोराइड कैलोमेल का रासायनिक नाम है। इसे रस कपूर भी कहा जाता है। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक और शेयर कीजिए, और इस चैनल से भरपूर फ़ायदा उठाइए और अच्छा से देखिए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, SK क्लासेस 555 के सर्च कीजिएगा तो आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उस पर जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे डेली क्यूज कराया जाता है 10-15 क्वेश्चन का, और उस टेलीग्राम पे आप लोगों को क्लास के माध्यम से जो भी PDF वगैरह नोट्स होता है सब टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया जाता है, वो बिल्कुल फ्री में। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एंजॉय कीजिए आप लोग क्वेश्चन का।